ये कहानी है रामपुर गांव के शाही महल की, जहां पर एक सुंदर सी राजकुमारी रहा करती थी, जिसका नाम समायरा था। ये है राजकुमारी समायरा। राजकुमारी समायरा फूलों की तरह कोमल और सुंदर है और अपना अधिकतर समय फूलों और छोटे जीवों के साथ बिताना पसंद करती है। इन सब के साथ खेलते खेलते समय कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। इस दुनिया में तुमसे अच्छा मन किसी का भी नहीं है, बस एक माँ का था जो अब मेरे साथ नहीं है। राजकुमारी समायरा अपने पिता राजा विक्रम और सौतेली माँ रानी अमरावती और सौतेली बहन कंचन के साथ रहती थी। राजा विक्रम की पहली पत्नी और राजकुमारी समायरा की असली माँ का देहांत कुछ समय पहले ही हो गया था। इसके बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली थी। शादी के बाद महल में राजकुमारी समायरा की सौतेली माँ के साथ सौतेली बहन भी आई, लेकिन वो दोनों राजकुमारी समायरा से बहुत जलती थी और उसे बहुत परेशान करती थी। पर राजा के सामने वो दोनों राजकुमारी समायरा से प्यार करने का नाटक करती थी, जिससे राजा को लगता था कि वो लोग राजकुमारी का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन वहीं राजा के पीठ पीछे वो उससे बहुत ही खराब तरीके से बर्ताव करती थी। माँ, आप देखना, आज इस समायरा की बच्ची को मैं कैसा सबक सिखाती हूँ। हाँ, इसे तो सबक सिखाना ही चाहिए। देख तो कैसे आराम फरमा रही है। यहाँ की रानी और राजकुमारी सिर्फ तुम और मैं हूँ। ये सिर्फ नौकरानी है, नौकरानी। उसके बाद कंचन गुस्से में राजकुमारी समायरा के पास जाती है। महारानी आराम फरमा रही है, चल तो बहुत कर लिया आराम, चलो उठो अब। उठूं? पर क्यों? और आप ऐसे कैसे बात कर रही हो? अच्छा, तो फिर नौकरानियों से कैसे बात करी जाती है, तो ही हमें बता दे। माँ, आप भी? मैं नौकरानी नहीं, इस महल की राजकुमारी हूँ और आप तो मेरी माँ हो ना। नहीं, मैं सिर्फ कंचन की माँ हूँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। और हाँ, तुझे इस ताज पर बहुत घमंड है ना। देखना, जल्द ही ये मेरी बेटी के पास होगा और तुम सिर्फ नौकरानी बनोगी। इतना बोलकर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगती है। उनकी इन हरकतों से बेचारी समायरा अब बहुत दुखी रहने लगती है और अपनी माँ को याद करती है। माँ, आप क्यों चली गई? आपके जाने के बाद सब कुछ खराब हो गया है। नहीं माँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। और पिताजी तो वैसे ही राज्य के कार्यों में व्यस्त रहती है। मैं क्या करूँ माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। फिर क्या, सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है और कंचन और अमरावती हमेशा राजकुमारी समायरा को बहुत तंग किया करती थी। वो हमेशा राजकुमारी समायरा से ताज लेने के लिए षड्यंत्र रचती रहती थी। फिर एक दिन कंचन और अमरावती ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा, जिसके बाद वो दोनों राजकुमारी समायरा के कमरे में जाती हैं और जबरदस्ती उससे झगड़ा करने लगती हैं। और समायरा की बच्ची, ये ताज मुझे दे दे। तू एक नौकरानी है और नौकरानी पर एक ताज शोभा नहीं देता। हाँ, ये ताज सिर्फ मेरी बेटी पर ही अच्छा लगेगा। लाओ, मुझे दो ये ताज। नहीं, मैं ये ताज कभी भी किसी को नहीं दूंगी। ये ताज मेरी माँ ने मुझे अपने हाथों से पहनाया था। तेरी माँ तो मर गई है, अब उस मनहूस को कब तक याद करेगी? बोल तो तुझे भी तेरी माँ के पास भेज दूँ। राजकुमारी समायरा को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा और उसने गुस्से में आकर अमरावती को धक्का मारकर गिरा दिया। लेकिन तभी राजा वहाँ पर आ गया और उसने ये सब देख लिया। इस पर राजा को राजकुमारी समायरा पर बहुत गुस्सा आता है। राजकुमारी समायरा, ये सब क्या है? ये किस तरीके का व्यवहार था? रानी अमरावती आपसे कितना प्यार करती है, आपका कितना ख्याल रखती है, और आपने क्या किया? उन्हीं को धक्का मार दिया, उन्हीं को चोट पहुंचाई। नहीं पिताजी, ये इन दोनों का षड्यंत्र था। इन्होंने माँ के लिए। बस करिए, आप सब कुछ देख लिया है मैंने। ये सब करके आपने बता दिया कि आप एक राजकुमारी बनने के लायक नहीं हो। आप महल से निष्कासित की जाती हो और अब से आप बगीचे में रहोगी।
क्या? नहीं पिताजी, ये सब झूठ है। मेरी बात तो सुनिए पिताजी। नहीं जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे समायरा ने नहीं गिराया, बल्कि मेरा पैर फिसल गया था। वो तो मेरी प्यारी सी बच्ची है। बस कीजिए रानी अमरावती, आपको अब और झूठ बोलकर इसे बचाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा आखिरी फैसला है। इसके बाद राजा ने राजकुमारी समायरा से ताज लेकर उसे कंचन को पहना दिया। इससे अब कंचन राजकुमारी बन गई और राजकुमारी समायरा को महल से निष्कासित कर दिया गया। ये सब देखकर अमरावती और कंचन बहुत ज्यादा खुश हुई। इसके बाद राजकुमारी समायरा बगीचे में ही रहने लगी और अपना समय फूलों और छोटे जीवों के साथ बिताने लगी। राजकुमारी फूलों की बहुत देखभाल करती थी, जिससे फूलों की रानी राजकुमारी से बहुत प्रसन्न हुई और उसके सामने आ गई। अरे आप कौन हैं? मैं फूलों की रानी फूल रानी हूँ। मैं तुम्हारे प्यार और देखभाल से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई छड़ी देना चाहती हूँ। जब भी तुम्हें जरूरत हो और तुम परेशान हो, इस छड़ी को बोल दो। ये बिल्कुल वैसा ही करेगी और तुम्हें सब कुछ देगी। मुझे तो मेरी माँ चाहिए। क्या ये मेरी माँ को वापस ला सकती है? माफ करना, ये तुम्हारी माँ को तो वापस नहीं ला सकती है, पर हाँ, ये तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को दूर कर देगी। इसके बाद राजकुमारी समायरा फूलों की रानी को उस छड़ी के लिए धन्यवाद करती है और साथ ही छड़ी पाकर वो बहुत खुश होती है। उसके बाद फूलों की रानी वहाँ से चली जाती है। अब मैं अपने सौतेली माँ और बहन का खेल खत्म कर दूंगी और पिताजी को इस छड़ी की सहायता से सारा सच बता दूंगी। इसके बाद राजकुमारी समायरा महल के अंदर आ जाती है। पिताजी, मेरी बात सुनिए। अरे राजकुमारी समायरा, आपकी सजा अभी पूरी नहीं हुई है। आप वापस जाइए। मौका देखकर अमरावती और कंचन दोनों नाटक करने लगती हैं। नहीं, अब बस बहुत हुई सजा। राजकुमारी समायरा ने बहुत दुख सहन किया है, अब और नहीं। चलो बेटा, अपनी माँ के पास आ जाओ। हाँ माँ, मैंने बहुत दुख सहन किया है और आपने भी बहुत कुछ किया है, पर अब नहीं। राजकुमारी समायरा, लगता है आपको अभी तक अपनी गलती का सबक नहीं मिला है। पिताजी, आप मुझे अपनी बात बताने का एक मौका तो दीजिए। इसके बाद राजकुमारी समायरा छड़ी को सारा सच बताने के लिए कहती है। छड़ी के जादू से अमरावती और कंचन अपना सच खुद ही बोलने लगती है, जिससे राजा के सामने सारी सच्चाई आ जाती है और उन्हें बहुत गुस्सा आता है। फिर वो उन दोनों को महल से बाहर निकाल देती है। उसके बाद राजा अपनी गलती के लिए राजकुमारी समायरा से माफी भी मांगते हैं। इसके बाद राजकुमारी समायरा को फिर से ताज पहना दिया जाता है और राजकुमारी समायरा अपने पिता के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। क्या भाई, तू 2 लड़कियों से एक साथ शादी करने वाला है क्या? हाँ यार, करूँगा। अरे तुझे अजीब नहीं लग रहा? अजीब का क्या है भाई, 2 लड़कियाँ मुझसे शादी करना चाहती हैं। ये तो सुनहरा मौका है मेरे लिए। हाँ, तेरे मजे है भाई। हाँ, 2 जुड़वा बहनों से शादी करने जा रहा है। बस थोड़ा संभल कर रहना। रोहन मन ही मन बहुत खुश था। 2 जुड़वा बहनों से जो उसकी शादी होने वाली थी, उसके मन में तो लड्डू फूट रहा था। लेकिन 2 जुड़वा बहनों के साथ घर में जो जंग होने वाली थी, उसके बारे में तो रोहन को पता ही नहीं था। रोहन के पास ये मौका अचानक से आ गया था। रोहन की माँ 1 साल पहले ही गुजर चुकी थी। मरने से पहले उसकी माँ ने बस उससे एक ही बात कही थी। बेटा, अब तक तो मैं तेरा ख्याल रखती थी, लेकिन मेरे जाने के बाद तेरा क्या होगा? जल्दी से शादी कर लेना बेटा, बहू आकर तेरा ख्याल रखेगी। लेकिन रोहन को कोई भी लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। उधर आशा और निशा भी इसी बात से परेशान थी। उन्हें भी कोई लड़का पसंद ही नहीं आ रहा था। आशा और निशा 2 जुड़वा बहनें थी। बचपन से ही दोनों एक दूसरे से जलती थी। आशा को एक लड़का पसंद आया तो निशा ने कहा, वो लड़का तो मुझे भी पसंद है, मैं भी उसी से शादी करना चाहती हूँ। हाँ, ऐसे कैसे? पहले मैंने उसे पसंद किया है।
झगड़ा करने के बाद दोनों ने उस लड़के से ही पूछा, अच्छा तुम ही बताओ, हम दोनों में से किससे शादी करना चाहते हो? सोचकर बताना। उस लड़के ने कहा, मैं तो तुम दोनों में से किसी से भी शादी कर लूँगा। दोनों तो दिखने में सेम टू सेम हो। ये सुनकर आशा और निशा ने उस लड़के को ही वहाँ से भगा दिया। उसके बाद रोहन को किसी ने ये बात बताई कि दो जुड़वा लड़कियाँ शादी के लिए लड़का ढूंढ रही हैं। रोहन आशा और निशा के घर गया और हर बार की तरह इस बार भी दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़का मुझे पसंद है, नहीं ये मुझे पसंद है, इससे मैं शादी कर लूंगी, नहीं इससे मैं शादी करूंगी। आशा और निशा सुंदर थी, रोहन को दोनों ही पसंद आई थी, इसलिए रोहन ने कहा, अरे रुको रुको, झगड़ा मत करो, तुम दोनों ही कर लो मुझसे शादी। वैसे भी मेरे घर में और कोई है नहीं, मैं अकेला ही रहता हूँ। घर में तो जगह ही जगह है। ये बात आशा और निशा को पसंद आई और शादी तय हो गई। रोहन के दोस्तों ने ये सुनने के बाद उसे संभल कर रहने के लिए कहा, लेकिन रोहन के मन में तो तब लड्डू फूट रहे थे। कुछ ही दिनों में उसने आशा और निशा से शादी कर ली और दोनों बीवियों को लेकर घर आ गया। आज से यही तुम दोनों का घर है, अब यहाँ आराम से रहो। लेकिन मेरा कमरा कौन सा है? वो तुम्हारे लेफ्ट में जो कमरा है वो वाला। और मेरा? तुम्हारे दाहिने ओर जो कमरा है वो वाला। निशा का कमरा मुझसे बड़ा क्यों है? मुझे बड़ा वाला कमरा चाहिए। कहाँ बड़ा है? दोनों सेम साइज के कमरे हैं। मुझे तो आशा का कमरा बड़ा लग रहा है। एक काम करो रोहन, मेजरिंग टेप लेकर आओ और कमरों का नाप लो। रोहन मेजरिंग टेप लाया और उसने दोनों कमरों का नाप लिया। निशा का कमरा आशा के कमरे से ½ फुट बड़ा निकला और उस कमरे को लेकर दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई। वो हमेशा अच्छी चीजें ले लेती है, बड़ा वाला कमरा मुझे दे। अच्छा, तू ऐसे ही हमेशा मुझसे सब कुछ छीन लेती है। ये मेरा कमरा है, चल बाहर निकल। कुछ ही देर में दोनों का झगड़ा मारपीट में बदल गया। ये देखकर रोहन दोनों को रोकने के लिए आगे बढ़ा। अरे अरे, क्या कर रही हो तुम दोनों? रुक जाओ, पहले दिन ससुराल आकर कोई मार पीट करता है क्या? अरे रुक जाओ। रोहन रोकने के लिए गया और 2 थप्पड़ उसे ही पड़ गए। रोहन वहाँ दोनों बहनों को छोड़कर कमरे से बाहर चला गया। अरे ये क्या मुश्किल हो गई, हे भगवान मुझे बचा ले। कुछ देर बाद मारपीट रुक गई तो रोहन ने दोनों से खाना बनाने के लिए कहा, लेकिन ये सुनते ही फिर से दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। निशा, तू खाना बना ले। हाँ, मैं क्यों बनाऊं, तू बना ले। झगड़ा रोकने के लिए रोहन ने कहा, अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, मैं बना लेता हूँ खाना। लेकिन फिर भी दोनों के बीच चिकन के साइज को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। आशा का चिकन बड़ा है। हाँ तो मैं तुझसे अच्छी हूँ, इसलिए मुझे बड़ा चिकन मिला है। मुझे भी बड़ा चिकन चाहिए। एक के बाद एक झगड़ा होता रहा। रोहन परेशान हो गया, ऊपर से दोनों दिखने में एक जैसी थी, इसीलिए कौन निशा है और कौन आशा ये समझ ही नहीं आता था। रोहन आशा के पास जाकर कह देता था, निशा तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। आशा गुस्सा हो जाती थी और रोहन निशा के पास जाकर कह देता था, आशा तुमने कल अच्छा खाना बनाया था। ये सुनकर निशा गुस्सा हो जाती थी। इसी तरह रोजमर्रा के झगड़े से रोहन परेशान हो गया। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया। सोचा था एक बहन खाना बनाएगी और एक बहन मेरा सर दबाएगी, कितना मजा आएगा, लेकिन ये तो उल्टा मुझे ही सब कुछ करना पड़ रहा है। और एक दिन दोनों बहनों के बीच में झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक कटोरी रोहन के सर पर लग गया और सर से खून निकलने लगा। तब जाकर रोहन को जोरों का गुस्सा आया। बस बहुत हो गया, ऐसी बीवी होने से अच्छा है कि मैं सिंगल ही रहूं। तुम दोनों अभी के अभी बाहर निकलो। रोहन ने उन दोनों को बाहर निकाल दिया और अगले ही दिन दोनों को डिवोर्स दे दिया।
दो जुड़वा बहनों से एक साथ शादी करके उसका शादी से ही भरोसा उठ गया और फिर पूरी जिंदगी वो सिंगल ही रह गया। रोहन ने कभी शादी नहीं की और दोस्त यारों के सहारे खुशी खुशी जिंदगी गुजार दी। विक्रम अपनी बीवी अनामिका से बहुत प्यार करता था। वो दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। अनामिका, कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे आई बस 5 मिनट रुकिए। इतना बोलकर अनामिका फटाफट अपना किचन का काम खत्म करके बाहर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि विक्रम उसके लिए डायमंड का नेकलेस लेकर आया था। हैप्पी एनिवर्सरी माय ब्यूटीफुल वाइफ। हैप्पी एनिवर्सरी विक्रम, ये तो बहुत अच्छा नेकलेस है। मैं इसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखूंगी। अच्छा तुम यहीं रुकना, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। इतना बोलकर अनामिका किचन में चली जाती है और एक केक लेकर बाहर आती है। अपना फेवरेट चॉकलेट केक देखकर विक्रम बहुत खुश होता है और अनामिका से कहता है, मेरा फेवरेट चॉकलेट केक, सच में तुम जैसा केक शायद ही कोई बना सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर और जितनी भी बेकरी की दुकान है वो नहीं चलती। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ कि तुम्हारी ही दुकान सबसे ज्यादा क्यों चलती है? मुझे नहीं पता। वैसे तुमसे कोई भी नहीं जीत सकता। अब इस बहस को हम यहीं खत्म करते हैं और अपनी शादी की 2nd एनिवर्सरी का केक काटते हैं। इस तरह से अनामिका और विक्रम अकेले ही अपनी शादी की सालगिरह को मनाते हैं। अनामिका की अपनी एक छोटी सी बेकरी की दुकान थी, तो वही विक्रम एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन विक्रम के साथ उसका दोस्त अखिल घर आता है। हम तो नौकरी करने वाले लोग हैं, पर मेरी बीवी बिजनेस कर रही है। उसका खुद का अपना छोटा सा बेकरी शॉप है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। विक्रम, ये बस ऐसे ही कहते रहते हैं। आप लोग खाना खा लीजिए। मैंने अपनी स्पेशल पेस्ट्री बनाई है। उसे खाना खाने के बाद जरूर बताना कि ये कैसी बनी है। क्या हमें खाना खाने से पहले पेस्ट्री नहीं मिल सकती भाभी? नहीं। इतना बोलकर वहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं और इसी तरह से वो लोग हंसी मजाक करके खाना खाते हैं। अब अखिल के जाने का समय हो चुका था और जाने से पहले अखिल अनामिका और विक्रम से कहता है, भाभी अगले महीने मेरी शादी है। क्योंकि मेरी शादी गांव से है, इसलिए मैं आप लोगों को 1 महीने पहले ही बता रहा हूँ। और विक्रम, तुझे मेरे साथ ही गांव चलना होगा मेरी शादी में। अरे यार, तू तो मेरी जान है। तू कहे तो मैं तेरे से पहले ही बिहार पहुँच जाऊँ। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। फिर अखिल विक्रम को अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और विक्रम अखिल के साथ बिहार जाने के लिए अपनी तैयारियाँ करने लगता है। अनामिका, मेरा सारा सामान पैक तो हो गया है ना? अरे हाँ, मैंने सारा सामान पैक कर दिया है। बस आप वहाँ जाकर अपना ख्याल रखना। मेरा दोस्त है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, बस तुम अपना भी ख्याल रखना। इतना बोलकर विक्रम अखिल के साथ बिहार चला जाता है। बिहार जाकर विक्रम अखिल की शादी में खूब मजे करता है। मैंने जितना सुना था उससे काफी अच्छा है बिहार। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे खुशी हुई कि तुझे यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब जाकर जल्दी से तैयार हो जा। कुछ ही देर में बारात निकलने वाली है। क्योंकि मैं दूल्हा हूँ, इसलिए मुझे भी जाने दे यार तैयार होने के लिए। इतना बोलकर अखिल अपनी शादी के लिए तैयार होने जाता है। फिर कुछ ही देर के बाद विक्रम बारातियों के साथ जाता है, जहाँ शादी में मुरली नाम के एक व्यक्ति की नजर विक्रम पर पड़ती है।
अरे भाग्यवान, देखो दूल्हे के साथ वाला लड़का कितना स्मार्ट है, कितना अमीर लग रहा है और बहुत नेक भी है। हमारी बेटी की शादी के लिए हमें बिल्कुल ऐसा ही लड़का तो चाहिए था, दूसरों की तरह लालची नहीं। क्यों ना इसको अगवा करके अपनी बेटी की शादी इससे करवा दी जाए। भला इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? इसमें हमें दहेज भी नहीं देना पड़ेगा और हमारी बेटी को भी एक अच्छा ससुराल मिल जाएगा। वैसे तो मुरली एक अच्छे घराने से था, पर उसकी बेटी बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसकी नीली नीली आँखें, गुलाब की तरह लाल होठ और बहुत ही लंबे घने बाल थे, और साथ ही वो आम लड़की नहीं थी बल्कि एक परी थी, जिस वजह से सभी लोग उसकी बेटी सिंड्रेला की सुंदरता और जादुई शक्तियों की वजह से उससे शादी करना चाहते थे। लेकिन उन्हें एक नेक लड़के की खोज थी। साथ ही साथ मुरली एक कंजूस इंसान था जो शादी में दहेज नहीं देना चाहता था। बस यही वजह थी कि उसकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी। फिर मुरली अपने गुंडों को भिजवाकर विक्रम को अगवा करवा लेता है। कुछ देर बाद जब विक्रम की आँख खुलती है तो वो खुद को मुरली के पास पाता है। अरे अरे, कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ पकड़कर क्यों लेकर आए हो? और ये मेरे बगल में बैठी लड़की कौन है? नमस्कार दामाद जी, हम आपके होने वाले ससुर हैं और आपके बगल में जो बैठी है वो हमारी बिटिया है सिंड्रेला, जिससे आपकी शादी होने वाली है। अरे पंडित, तुम क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो? जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ो। ये कैसी बदतमीजी है? बिना मेरी मर्जी के तुम मेरी शादी इस लड़की से कैसे करवा सकते हो? मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। पंडित जी, वो जो बोल रहा है बोलने दो, तुम मंत्र पढ़ो, ये शादी तो होकर ही रहेगी। इस तरह से जबरदस्ती विक्रम की शादी सिंड्रेला से करवा दी जाती है और बेचारा विक्रम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। दूसरी शादी होने के बाद मानो जैसे विक्रम टूट ही जाता है। तुम्हारे घर वालों ने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। तुम जानती हो मैं अपनी बीवी से कितना प्यार करता हूँ, पर तुम लोगों की वजह से अब मैं उसके सामने भी नहीं जा सकता। मेरा दम घुट रहा है यहाँ। मैं जानती हूँ कि मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इसीलिए मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हारे माफी मांगने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? मेरा दिल कर रहा है कि मैं खुदकुशी कर लूं। ऐसा मत कहो मेरे घर वालों के लिए। और मेरे घर वालों ने ये सब इसीलिए किया है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ और मेरे लिए रिश्तों की कमी नहीं है। अमीर से अमीर लोग मुझसे शादी करना चाहते थे, पर मेरे माता पिता को मेरे लिए एक नेक और ईमानदार लड़के की खोज थी। दरअसल सच ये है कि मैं उनकी असली बेटी नहीं हूँ। मैं उन्हें एक मंदिर के बाहर मिली थी और मैं एक परी हूँ। साथ ही मेरे पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ भी हैं, जिस वजह से सभी मेरी ताकत का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं और तुम्हें जरूरत नहीं है मुझे झेलने की। मैं तुमसे बस इतना कह रही हूँ कि अगर तुमने मुझे अभी छोड़ा तो मेरे घर वाले तुम्हें वैसे भी मार देंगे। इसीलिए तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो और अपनी बीवी को मेरे बारे में मत बताना। तुम मुझे वहीं छोड़ देना, मैं अकेले ही रह लूंगी और कुछ इंतजाम कर लूंगी अपने लिए। उसके बाद सिंड्रेला उसे अपना परी वाला रूप दिखाती है, जिसे देखकर विक्रम डर जाता है। अरे आप डरिए मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। सिंड्रेला की बात सुनकर विक्रम का गुस्सा शांत हो जाता है। अब विक्रम सिंड्रेला को अपने साथ लेकर जाता है और स्टेशन पर आकर उसे खुद से ही अलग होने को कहता है। यहाँ से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। जानती हूँ तुम अपनी बीवी के पास जा सकते हो। इतना बोलकर सिंड्रेला जैसे ही विक्रम को छोड़कर जाने लगती है कि तभी एक गुंडा आकर उसके बैग को छीनकर ले जाता है और बेचारी सिंड्रेला कुछ भी नहीं कर पाती। सिंड्रेला की लाचारी देखकर विक्रम सब कुछ समझ जाता है।
कि ये जगह सिंड्रेला के लिए ठीक नहीं है। अब विक्रम ना चाहते हुए भी सिंड्रेला को अपने साथ अपने घर ले जाने का फैसला करता है। क्या तुम्हारे घर? और तुम अपनी बीवी से क्या कहोगे? देखो, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, और रही मेरी बीवी की बात, तो मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगा। मैं जानता हूँ वो मुझ पर विश्वास जरूर करेगी। अब विक्रम सिंड्रेला को अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहाँ अनामिका अपनी सौतन को देखकर हैरान हो जाती है। फिर विक्रम अपनी सारी लाचारी अनामिका को बताता है, पर अनामिका उसकी एक नहीं सुनती। आप मेरे लिए बिहार से सौतन लेकर आए हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपकी परिस्थितियों को समझूं। आपने मुझे धोखा दिया है, धोखा। ऐसा नहीं है, विक्रम बिल्कुल सच कह रहे हैं। इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है। तुम तो चुप ही हो जाओ। तुम होती कौन हो हम दोनों के बीच में बोलने वाली? तो विक्रम, तुमने अपनी दूसरी बीवी को इतना अधिकार दे दिया कि वो अब हमारे बीच बोले? अनामिका, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, और मैं सिंड्रेला को यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि इसका इस शहर में कोई भी नहीं है। आखिर ये अकेली कहाँ जाती? कुछ दिनों बाद मैं इसे तलाक दे दूंगा और इतने दिनों में इसके रहने का बंदोबस्त भी कर दूंगा। फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ भी ठीक नहीं होगा मिस्टर विक्रम। तुम्हें मुझे जितना बेवकूफ बनाना था तुमने बना लिया। अब मैं और बेवकूफ नहीं बनने वाली। सही कहती थी मेरी माँ, तुम मेरे लायक ही नहीं हो। और वैसे भी मैं तुम्हें कुछ छोड़ने वाली थी, क्योंकि मुझे कोई और मिल गया है जो कि तुमसे कहीं ज्यादा अमीर है, और हम दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। चलो अच्छा ही हुआ तुमने भी शादी कर ली। अब तुम अकेले तो नहीं रहोगे। क्या ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरे साथ पैसों के लिए रहती थी, तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ, क्योंकि पैसे के बिना भी भला कोई जिंदगी होती है। और हाँ, उसने मेरे लिए एक बहुत बड़ी केक की दुकान भी खोली है। चलो अब मैं चलती हूँ, बाय। इस तरह से अनामिका विक्रम को धोखा देकर उसकी बात को बगैर समझे उसे छोड़कर चली जाती है। पर सिंड्रेला उसका साथ देती है और उसे संभालती है, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और अपनी जादुई शक्तियों से उसकी सारी इच्छा भी पूरी करती है। इस तरह से विक्रम समय के साथ साथ अनामिका को भूल जाता है और सिंड्रेला से प्यार करने लगता है। इसके बाद विक्रम अपनी दूसरी बीवी सिंड्रेला परी के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।